हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द मास्टर प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो बीकॉम एंड बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए है। आज की वीडियो में हम इनकम टैक्स सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स रिवाइज करने वाले हैं। आज की वीडियो में रिवाइज करेंगे टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, और उसके बाद एग्रीगेशन और क्लबिंग ऑफ इनकम, डीम्ड इनकम्स, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, और उसके आगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80, और उसके आगे टैक्स रेट्स एंड स्लैब्स फॉर इंडिविजुअल्स, और उसके बाद असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो कि है टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो सबसे पहले टैक्स का बेसिक मीनिंग तो आप सबको क्लियर होगा। टैक्स का मतलब एक फीस या कंपलसरी पेमेंट जो कि गवर्नमेंट अपने कंट्री के सिटीजन से चार्ज करती है। और इंडिया में कैसा टैक्स स्ट्रक्चर है? मेनली इंडिया में जो टैक्सेस है वो दो टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स वो जो जिसके ऊपर लगाया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, वही सेम पर्सन पे करेगा गवर्नमेंट को। फॉर एग्जांपल जैसे कि इनकम टैक्स, जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाएगा वही अपने पैन नंबर के थ्रू गवर्नमेंट को पे करेगा। और सेकंड टाइप है इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो लगाया किसी और पर्सन पे आ जाता है, वो किसी और पर्सन से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता है। इसकी एग्जांपल है जैसे कि जीएसटी। अब जीएसटी लगाया तो बिजनेसमैन के ऊपर जाता है, लेकिन वो जब अपना कोई प्रोडक्ट सेल करता है नॉर्मल कस्टमर को, तो वो कस्टमर से जीएसटी लेता है और उसके बाद गवर्नमेंट को देता है। मतलब ये टैक्स जो है इनडायरेक्टली कोई और पर्सन पे करता है गवर्नमेंट को, इसीलिए इसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ जी, तो हमारा अगला टॉपिक है फीचर्स ऑफ अ गुड टैक्सेशन सिस्टम। एक अच्छा टैक्स सिस्टम जो होता है उसका सबसे पहला रूल होता है रूल ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी का मीनिंग यहाँ पे है इकोनॉमिक जस्टिस। इस प्रिंसिपल के तहत जो पर्सन ज़्यादा इनकम कमाएगा उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए, और जो पर्सन कम इनकम कमाएगा उससे गवर्नमेंट कम टैक्स ले। इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए ही इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स बनाए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कम इनकम वाले पर्सन्स कम परसेंटेज ऑफ टैक्स पे करते हैं और ज़्यादा इनकम वाले पर्सन्स ज़्यादा टैक्स रेट पे करते हैं। उसके बाद सेकंड फीचर है रूल ऑफ सर्टेनिटी। अब सर्टेनिटी रूल के अकॉर्डिंग एक सर्टेन परसेंटेज या सर्टेन अमाउंट फिक्स की गई है इनकम टैक्स एक्ट की तरफ से कि इस पर्सन ने इतना टैक्स पे करना है, इस पर्सन ने इतनी अमाउंट पे करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर आपको कहेगा आपने इतना टैक्स पे करना है। सब कुछ रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर मेंशन है कि कौन सा पर्सन कितना सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स पे करेगा। मतलब कुछ भी ऑरल फॉर्म में कुछ नहीं होगा, सब कुछ रिटर्न फॉर्म में होगा, और सर्टेन परसेंटेजेस एंड सर्टेन अमाउंट्स फिक्स की गई हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी की तरफ से। और उसके बाद हमारा अगला रूल है रूल ऑफ कन्वीनियंस। अब एक अच्छा टैक्स सिस्टम वो होता है जो आसानी से किसी के भी समझ में आ जाए। मतलब हर किसी को पता हो उसने कहाँ पे जाना है, कैसे टैक्स पे करवाना है, ऑनलाइन पे करवाना है या ऑफलाइन पे करवाना है। अब जो टैक्स सिस्टम जितना ज़्यादा कन्वीनियंस होगा उतने ही ज़्यादा पर्सन टैक्स पे करेंगे और उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट होगा। मतलब इस फीचर की वजह से गवर्नमेंट का ही ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके अगला फीचर या रूल है रूल ऑफ इकोनॉमी। अब ये रूल गवर्नमेंट अपनी तरफ से देखेगी कि गवर्नमेंट को कितनी ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है टैक्सेस कलेक्ट करने में, मेंटेनेंस वगैरह। अब वो कॉस्ट गवर्नमेंट को पूरे का पूरा टैक्स सिस्टम ऑपरेट करने के लिए कम से कम होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट क्या क्या खर्चा करती है, जैसे कि गवर्नमेंट अपने इनकम टैक्स के ऑफिसर्स को सैलरीज पे करती है, इनकम टैक्स की वेबसाइट ऑपरेट करने के लिए एक्सपेंसेस करती हैं। अब जितने ज़्यादा कम से कम खर्चे में गवर्नमेंट ये सब कर लेगी उतना ही उसका ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उसकी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा होगी और उसका खर्चा कम से कम होगा। मतलब इकोनॉमी अचीव करना इनकम टैक्स अथॉरिटी का मेन मोटिव होना चाहिए। और उसके अगला रूल है रूल ऑफ प्रोडक्टिविटी। इस रूल का मतलब है कि जो पैसे गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी टैक्स के फॉर्म में, उसको वो किस पर्पस के लिए यूज़ करेगी। वो
देश की भलाई के लिए यूज़ करती है, नए स्कूल्स खुलवाती है, मतलब प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए अगर वो पैसा यूज़ ही ना हुआ तो उस टैक्स सिस्टम का कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा तो ले रही है सबसे, लेकिन उसको देश की भलाई के लिए यूज़ ही नहीं कर रही। तो इसका मतलब एक अच्छा टैक्स सिस्टम वो जिसमें टैक्स के द्वारा कलेक्ट किए गए पैसे देश की भलाई के लिए यूज़ हों, प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज़ हों। उसके अगला रूल है रूल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब एक अच्छा टैक्स सिस्टम वो जो कभी भी ज़रूरत पड़ने के ऊपर चेंज किया जा सके। अब जैसे कि जीएसटी नया नया आया है। जीएसटी में स्टार्टिंग में सिर्फ एक तरह का टैक्स होता था, उसके बाद इसमें काफ़ी नए चेंजेस किए गए, जैसे कि कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम आई और इसके बाद रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म आया। मतलब टैक्स सिस्टम ऐसा हो जिसमें कभी भी अगर देश को ज़रूरत पड़े कुछ चेंजेस करने की तो उसमें की जा सके ईज़िली। क्योंकि अगर टैक्स सिस्टम हमारा स्टैटिक होगा कि ईज़िली चेंज ही ना किया जा सके तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी कम होनी शुरू हो जाएगी, और रेवेन्यू कम होगी तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा देश की डेवलपमेंट के लिए खर्च करने के लिए। तो इसलिए एक अच्छा टैक्स सिस्टम हमेशा ही फ्लेक्सिबल होगा और डायनामिक होगा, ईजिली चेंज किया जाने वाला होगा। और उसके अगला रूल है रूल ऑफ सिंप्लिसिटी। एक अच्छा टैक्स सिस्टम वो होगा जो सिंपल होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा, मतलब कोई भी पर्सन इजीली उसको समझ सके। क्योंकि अगर टैक्स सिस्टम किसी के समझ में ही नहीं आएगा तो वो टैक्स पे कैसे करेगा। अब इसकी एक एग्जांपल, जैसे कि जीएसटी जब नया नया था तब स्टार्टिंग में सबको परेशानी आ रही थी उसको समझने में, लेकिन टैक्स सिस्टम थोड़ा सिंपल होने के कारण ईजिली सबको समझ में आ गया। और हमारा उसके अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ या रूल ऑफ बोयांसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज़ कर रही है तो उस कंट्री का टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज़ करना चाहिए बिना किसी भी टैक्स रेट को चेंज किए। समझ में आया? मतलब अगर किसी देश की इनकम बढ़ रही है तो गवर्नमेंट के पास इनकम भी बढ़नी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई भी टैक्स रेट इंक्रीज़ नहीं करवाना। अगर ऐसा अचीव करने में कोई भी गवर्नमेंट कामयाब हो जाती है तो मतलब उस कंट्री का टैक्स सिस्टम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ तक पहुंच चुका है। मतलब गवर्नमेंट अपनी टैक्स से जो रेवेन्यू आ रहा है उसको मैक्सिमाइज कर चुकी है। अब वो गवर्नमेंट वो वाला पैसा प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए और देश की डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर देगी जल्दी ही। और उसका अगला प्रिंसिपल है मस्ट इंश्योर सोशल एडवांटेजेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब टैक्स से जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आया है, नॉर्मल पीपल के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे कि वो सीएनजी या एलपीजी के ऊपर सब्सिडीज़ दे सकती है नॉर्मल पीपल को। इसके अलावा वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुलवा सकती है, गवर्नमेंट स्कूल्स खुलवा सकती है जिसमें मतलब कम फीस देनी पड़ेगी लोगों को। मतलब नॉर्मल सोसाइटी को भी एडवांटेजेस देने चाहिए गवर्नमेंट को टैक्स के रेवेन्यू की मदद से। और इसके अलावा इसी से कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी अचीव हो पाएगी। और इसके अलावा एक लास्ट ऑब्जेक्टिव है, लास्ट गुड फीचर ऑफ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम मस्ट इंश्योर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। किसी भी देश का या इंडिया का टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम से मैच करें। अब जैसे कि जीएसटी पहले बाहरले फॉरेन कंट्रीज़ में आया, उसके बाद इंडिया में आया। मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या होते हैं, वो अपने से ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखते हैं कि उन देशों में कैसा सिस्टम है, उसी सिस्टम को वो अपने कंट्री में लागू करने के लिए मतलब प्रयास करते हैं, ताकि मतलब उनके कंट्री का टैक्स सिस्टम भी फॉरेन कंट्री के साथ कंपटीशन कर सके। हाँ जी, तो हमारा अगला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग टैक्सेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 का 7 शेड्यूल जो है उसमें 3 लिस्टों के नाम मेंशन है। लिस्ट 1 जो है सेंट्रल लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट और लिस्ट 3 जो है कंकरेंट लिस्ट। तो चलिए अभी हम इन तीनों लिस्टों को ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में उन चीज़ों के नाम मेंशन है जिनके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्स लगा सकती है।
जैसे कि टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन तंबाकू, कॉरपोरेशन टैक्स, टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ न्यूज़पेपर्स, इंटर स्टेट सेल ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स, या इसके अलावा और किसी भी चीज़ की अगर इंटर स्टेट सेल हो रही है, और इसके अलावा ड्यूटीज़ ऑन सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, या इसके अलावा और कोई भी ऐसी चीज़ जो और किसी लिस्ट के अंदर नहीं मेंशन। अभी आपने देखा होगा जिन चीज़ों का लिंक पूरे कंट्री के साथ है, पूरे नेशन के साथ है, वही चीज़ें इस लिस्ट में मेंशन है। और इसके अलावा जिन चीज़ों के ऊपर स्टेट का कंट्रोल होता है, मतलब छोटे लेवल पे होती हैं, वो सेकंड लिस्ट में आएंगी, यानी कि लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट में। हाँ जी, तो सेकंड नंबर पे है लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट। अब जिन चीज़ों के ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स लगा पाए, वो सेकंड लिस्ट के अंदर मेंशन है। अब जैसे कि पहली लिस्ट के अंदर एग्रीकल्चर इनकम नहीं इंक्लूडेड थी, लेकिन जो स्टेट लिस्ट है इसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूडेड है। और इसके अंदर क्या क्या है, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर जो किसी भी स्टेट के अंदर कंज्यूम हो रही हैं या स्टेट के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही हैं, या इसके अलावा अल्कोहल जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ हो रही है उसके ऊपर भी स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स लगा सकती है। और इसके अलावा टैक्स ऑन सेल ऑफ इंट्रा स्टेट गुड्स, एंड इसके अलावा टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, टोल टैक्सेस वगैरह, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, और इसके अलावा ड्यूटीज़ ऑन सक्सेशन ऑन एग्रीकल्चर लैंड। और कोई लैंड होती है अगर, तो उसके ऊपर सेंट्रल लिस्ट जो है वो टैक्स अप्लाई करती है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड का अगर सक्सेशन हुआ है उस पर जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट ही लगाएगी। उसके बाद थर्ड नंबर पे है कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट में वो चीज़ें मेंशन होती है जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगा सकती है या अपना कोई नया कानून बना सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोई भी नया लॉ अप्लाई कर सकती है या अपना कोई भी टैक्स लगा सकती है। अब मोस्ट कॉमनली इस कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर सिर्फ जीएसटी ही आता है, इसके अलावा और कोई टैक्स जो है वो इसके अंदर अभी तक नहीं आया। मतलब जीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगा सकती है या स्टेट गवर्नमेंट भी। हाँ जी, उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 265। अब जो आर्टिकल 265 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कोई भी टैक्स इंडिया में लागू नहीं किया जा सकता जब तक उस टैक्स को अथॉरिटी ना दी गई हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से ऊपर, चाहे वो कितना भी बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, वो बिना मतलब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वो टैक्स नहीं लगा सकता। हाँ जी, तो हमारा अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन। तो ये काफ़ी इजी पॉइंट्स है, आप सबको इजीली समझ में आ जाएंगे। जैसे कि सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट को रेवेन्यू होती है टैक्स की वजह से। और उसके बाद है फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो अपने काफ़ी खर्चे करती है उसके लिए उसके पास पैसा कहाँ से आता है, वो टैक्स की फॉर्म से ही कलेक्ट करती है। लोगों का पैसा लोगों के ऊपर ही, कंट्री के ऊपर ही खर्च करती है गवर्नमेंट। और उसके बाद है टू मेंटेन इकोनॉमिक इक्वालिटी, रिच के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाना, उनसे टैक्स लेके उस टैक्स का यूज़ करना काफ़ी सारे बेनिफिट्स देने के लिए पुअर पीपल को। और उसके बाद है टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल गुड्स, जो हार्मफुल गुड्स होती हैं जैसे कि सिगरेट, अल्कोहल वगैरह, उनके ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगा देती है ताकि उसकी कंजम्पशन जो है थोड़ी सी कम हो जाए, कंट्रोल में आ जाए। और उसके बाद है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी टैक्स का यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और उसके बाद है टू मेंटेन अ बैलेंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस रखने के लिए, मतलब जितना ही इंपोर्ट है उतना ही एक्सपोर्ट करना है, उसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी टैक्स यूज़ किया जाता है। अगर गवर्नमेंट किसी भी टाइम के ऊपर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करना चाहती है तो वो एक्सपोर्ट का टैक्स कम कर देगी। अगर गवर्नमेंट जो है इंपोर्ट्स ज़्यादा करना चाहती है तो वो उस टाइम के ऊपर इंपोर्ट टैक्स जो है वो कम कर देगी। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट जो है लोगों से टैक्स लेके जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है, मतलब छोटी इंडस्ट्रीज़ है, उनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स देती है, उनको सब्सिडीज़ देती है, उनको कम इंटरेस्ट के ऊपर लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है ताकि वो सर्वाइव कर सकें। उसके बाद है रिड्यूसिंग रीजनल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, जो डिफरेंट रीजन्स में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं, जैसे कि कुछ स्टेट्स ज़्यादा पुअर होती हैं, कुछ स्टेट के पीपल जो है ज़्यादा अमीर होते हैं,
तो गवर्नमेंट जो है ज़्यादा अमीर स्टेट्स से टैक्स लेके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है अलग अलग फॉर्म्स के ऊपर, लोगों को बेनिफिट्स दे सकती है जहाँ के ऊपर मतलब जहाँ पे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, जो मतलब लेस डेवलप्ड स्टेट्स हैं वहाँ पे। उसके बाद है कैपिटल फॉर्मेशन। जो पैसे गवर्नमेंट टैक्स की फॉर्म में लोगों से कलेक्ट करती है उससे वो कैपिटल बनाती है, जैसे कि मतलब बड़े बड़े प्लांट्स सेटअप करती हैं, बड़ी बड़ी लेबॉरेटरीज बनाती हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस वगैरह, रोड प्रोजेक्ट्स वगैरह ये सब बनाती हैं। हाँ जी, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है टैक्सेस एप्लीकेबल इन इंडिया। तो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस का मीनिंग हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो इंडिया में कौन कौन से डायरेक्ट टैक्सेस हैं? पहले है वेल्थ टैक्स, उसके बाद है प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, टोल टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स एक्सेट्रा। मतलब जो ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं जिसके ऊपर लगाए जाएंगे वही गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करेंगे। और उसके बाद इंडिया में कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल हैं, मतलब ये लगाए किसी और के ऊपर जाएंगे लेकिन पे कोई और करेगा। तो इसमें पहले हैं एक्साइज ड्यूटी, वैट, सेंट्रल टैक्स एक्सेट्रा। लेकिन आजकल इन सब टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया है जीएसटी ने। और इसके अलावा कस्टम ड्यूटी के अंदर दो टाइप्स हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस की ही एक टाइप है। हाँ जी, तो हमारा जो पहला चैप्टर है टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने सेकंड चैप्टर की ओर, जिसका नाम है क्लबिंग और एग्रीगेशन ऑफ इनकम। तो सबसे पहले हम मीनिंग डिस्कस करेंगे एग्रीगेशन और क्लबिंग का। When any income of any one person is added in the income of any other person for taxation purpose, it is called as aggregation or clubbing. जब किसी एक पर्सन की इनकम किसी दूसरे पर्सन की इनकम में ऐड कर दी जाए टैक्स पर्पसेस के लिए, तो उसे हम कहते हैं एग्रीगेशन ऑफ इनकम। अब इसकी नॉर्मल सी एग्जांपल है, एक माइनर चाइल्ड है, उसने कोई इनकम कमाई। अब वो खुद तो टैक्स पे नहीं करेगा क्योंकि अभी उसकी एज 18 साल से कम है, उसका पैन कार्ड भी नहीं होगा। तो उसकी इनकम जो है उसके किसी एक पेरेंट की इनकम में ऐड हो जाएगी और उसके पेरेंट जो है वो टैक्स पे करेंगे अपने बच्चे की इनकम के। तो ये एक नॉर्मल सी एग्जांपल थी एग्रीगेशन की। हाँ जी, तो कभी कभी हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये एग्रीगेशन करी क्यों जाती है, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, हमारी इंडिया की जो अथॉरिटी है, टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, उसने कई बार ऑब्जर्व किया है कि जो इंडियन सिटीजन है वो क्या करते हैं, टैक्स से बचने के लिए अपनी इनकम जो है किसी और पर्सन की इनकम के नाम पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे कि एक हस्बैंड ने अपनी कुछ इनकम वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी ताकि वो खुद टैक्स से बच जाए। तो मतलब इन चीज़ों से बचने के लिए जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है उसने एग्रीगेशन ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, पहले ये नहीं था। तो मतलब ऐसे टोटल 10 केसेस हैं जिन केसेस में क्लबिंग ऑफ इनकम करी जाएगी। तो जैसे जैसे आप ये 10 केसेस स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एग्रीगेशन ऑफ इनकम क्यों करी जाती है, इसका रीज़न क्या है, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने क्यों क्लबिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया इनकम टैक्स एक्ट में। हाँ जी, तो अभी ये 10 केसेस आपके सामने लिखे हुए हैं जिन केसेस में क्लबिंग करी जाएगी। हाँ जी, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। तो अभी हम इन 10 केसेस को 1 to 1 डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। हाँ जी, तो हमारे सामने केस 1 है ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ एसेट। अब सपोज कीजिए एक पर्सन के पास एक एसेट है जिससे वो इनकम कमा रहा है। अगर वो पर्सन अपनी इनकम किसी और पर्सन के नाम पे ट्रांसफ़र कर दे लेकिन एसेट ट्रांसफ़र ना करे, तो उस केस में भी जो इनकम वो ट्रांसफ़र कर चुका है किसी दूसरे पर्सन के नाम पे, उसके ऊपर उसी को ही टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि उसने सिर्फ इनकम ट्रांसफ़र करी है, एसेट को नहीं ट्रांसफ़र करा। अभी इसको हम एक नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं। अभी सपोज़ कीजिए मिस्टर ए है, उसकी एक हाउस प्रॉपर्टी है जिससे वो रेंटल इनकम कमा रहा है। अब उसने अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी रेंटल इनकम, मतलब उसने किराएदार को कह दिया जो किराया तो मुझे देता था अब वो मेरी वाइफ को देना है। लेकिन उसने हाउस प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पे नहीं करी, सिर्फ रेंटल इनकम उसके नाम पे करी है। तो इस केस में जो रेंटल इनकम मिस्टर ए की वाइफ कमा रही है
उसके ऊपर मिस्टर ए को ही टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि जो एसेट है, जो हाउस प्रॉपर्टी है, वो अभी भी मिस्टर ए के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो इसीलिए जो रेंटल इनकम है जो वाइफ कमा रही है, उसको क्लब कर दिया जाएगा मिस्टर ए की इनकम में। हाँ जी, तो अभी हमारे सामने सेकंड केस है, रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट। इस केस में पर्सन ने अपनी इनकम भी ट्रांसफ़र कर दी और उसने अपनी एसेट भी ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन जो उसने एसेट ट्रांसफ़र करी है उसका रिवोकेबल ट्रांसफ़र करा है। रिवोकेबल ट्रांसफ़र का मतलब जिस पर्सन ने कोई चीज़ ट्रांसफ़र करी है उसके पास राइट है, वो किसी भी टाइम पे उस चीज़ को दोबारा अपने नाम पे रीट्रांसफ़र कर सकता है। अब इस केस में जो इनकम हो रही है उस एसेट से किसी दूसरे पर्सन को, उसको क्लब किया जाएगा उसी पर्सन की इनकम में जिसने रिवोकेबल ट्रांसफ़र किया है। हाँ जी, अभी हम इस पॉइंट को एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पर्सन है, उसका नाम है मिस्टर नरेश। उसने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को मिस्टर राजेश को ट्रांसफ़र कर दिया है और उसने एक कंडीशन रखी है कि मिस्टर नरेश जो है 3 साल बाद अपनी प्रॉपर्टी वापस अपने नाम पे कर लेंगे, मतलब रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट किया है। तो इस केस में 3 साल जो प्रॉपर्टी है मिस्टर राजेश के नाम पे रहेगी। अभी 3 साल मिस्टर राजेश जो रेंटल इनकम कमाएंगे उस हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर, उसको मिस्टर नरेश की इनकम ही माना जाएगा, मिस्टर नरेश की इनकम में ही क्लब किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर नरेश ने रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट किया है। अगर मिस्टर नरेश ने ये कंडीशन ना रखी होती कि वो 3 साल बाद अपनी एसेट वापस अपने नाम पे करवा लेंगे, तो उस केस में क्लबिंग ना करी जाती। हाँ जी, तो हमारे पास थर्ड पॉइंट है, एनी सैलरी, कमीशन, फ़ी or any other remuneration received by a spouse from a concern in which other spouse has a substantial interest। अब सबसे पहले substantial interest का क्या मीनिंग है? अगर किसी पर्सन के पास किसी कंपनी की मिनिमम 20% शेयर कैपिटल हो या मिनिमम 20% वोटिंग पावर हो, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब इस पॉइंट में क्या है, ये पॉइंट तब अप्लाई करेगा अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों एक सेम कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ से पैसे कमा रहे हैं और दोनों स्पाउसेस में से किसी एक के पास कंपनी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, अब सपोज करिए हस्बैंड और वाइफ सेम कंपनी में काम कर रहे हैं और हस्बैंड का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, मतलब उसके पास मिनिमम 20% शेयर कैपिटल है। तो उस केस में वाइफ की इनकम जो है वो हस्बैंड की इनकम में ऐड हो जाएगी, क्योंकि हस्बैंड के पास उस कंपनी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अगर वाइफ के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता तो हस्बैंड की इनकम वाइफ की इनकम में ऐड होनी थी। अब कभी कभी हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो तो क्या होगा। तो नॉर्मली पर्सन्स क्या करते हैं, जिस स्पाउस के पास ज़्यादा % ऑफ शेयर कैपिटल होती है वो सोचते हैं कि उसकी इनकम में दूसरे पार्टनर की इनकम ऐड कर देंगे, दूसरे स्पाउस की इनकम, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर दोनों पर्सन्स का सेम कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो दोनों स्पाउसेस की सैलरी का कंपैरिजन किया जाएगा। जिस स्पाउस की सैलरी इनकम या और किसी भी टाइप की इनकम ज़्यादा होगी उस कंपनी से, उसकी इनकम में दूसरे स्पाउस की इनकम ऐड कर दी जाएगी, ना कि % ऑफ शेयर कैपिटल देखी जाएगी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाली, उसका कोई रोल नहीं है। और हाँ, इस रूल की एक एक्सेप्शन भी है, चाहे दूसरे स्पाउस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, लेकिन अगर दूसरा स्पाउस अपनी किसी प्रोफेशनल स्किल की वजह से या टेक्निकल स्किल की वजह से कोई सैलरी कमा रहा है कंपनी से, तो क्लबिंग नहीं करी जाएगी, चाहे दूसरे पार्टनर का या दूसरे स्पाउस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो कंपनी में। ठीक है, मतलब ये क्लबिंग तब काम करेगी जब दोनों स्पाउस कोई नॉर्मल सी जॉब कर रहे हैं कंपनी में। अगर किसी भी स्पाउस की कोई प्रोफेशनल स्किल या उसे जैसे कि सीए के लिए एक प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, ऐसा कोई काम करता है कंपनी में और उससे इनकम कमा रहा है, तो ये पॉइंट नहीं अप्लाई करेगा। मतलब फिर दोनों स्पाउसेस की इनकम उनके अपने हैंड्स में ही टैक्सेबल होगी। हाँ जी, तो हमारा अगला पॉइंट है, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन।
अगर हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को कोई एसेट ट्रांसफ़र कर दे, लेकिन बदले में उससे कुछ ले ना, कोई पेमेंट ना ले, मतलब कंसिडरेशन ना ले, तो उस केस में जिसको एसेट ट्रांसफ़र करी है, अगर वो उस एसेट से कोई इनकम कमा रहा है, तो वो इनकम जो है उस पर्सन की, उस स्पाउस की इनकम में क्लब होगी जिसने वो एसेट उसको ट्रांसफ़र करी है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर शिवम ट्रांसफर डिबेंचर्स वर्थ ₹50,000 टू हिज वाइफ विदाउट एनी कंसिडरेशन। नाउ द इनकम अराइजिंग एज इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर्स विल बी एडेड इन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शिवम। मिस्टर शिवम ने अपनी वाइफ को 50,000 के डिबेंचर्स दे दिए विदाउट एनी कंसिडरेशन। अब जो उनकी वाइफ है, जो इंटरेस्ट कमा रही है उन डिबेंचर्स में से, वो इंटरेस्ट जो है वो मिस्टर शिवम की इनकम में ऐड होगा, इसीलिए क्योंकि मिस्टर शिवम ने उसको डिबेंचर्स देते वक्त उससे कुछ लिया नहीं बदले में, सिर्फ इसकी वजह से ये इनकम जो है हस्बैंड की इनकम में, मिस्टर शिवम की इनकम में क्लब होगी। हाँ जी, तो अगला पॉइंट है इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफ़र टू सन्स वाइफ विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। अब ये पॉइंट पिछले पॉइंट से रिलेटेड ही है थोड़ा बहुत। अब अगर कोई पर्सन अपने बेटे की वाइफ को, जिसको हम डॉटर इन लॉ भी कह सकते हैं, कोई एसेट ट्रांसफ़र करे, लेकिन बदले में उससे कोई कंसिडरेशन ना ले, मतलब फ्री में ट्रांसफ़र कर दी, तो उस केस में डॉटर इन लॉ को अगर कोई इनकम हो रही है उस एसेट से, तो वो जो इनकम है वो फादर इन लॉ की इनकम में क्लब होगी, मतलब फादर इन लॉ जिन्होंने ट्रांसफ़र किया है अपनी सन्स की वाइफ को फ्री में विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन। अब हम इस पॉइंट को भी थोड़ी एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर रोहन ट्रांसफ़र शेयर्स वर्थ ₹50,000 टू हिज डॉटर इन लॉ विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन। नाउ द इनकम अराइजिंग एज डिविडेंड ऑन दिस शेयर्स विल बी एडेड इन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रोहन। अब मिस्टर रोहन ने 50,000 के शेयर्स दे दिए अपनी डॉटर इन लॉ को, अपने बेटे की वाइफ को। अब अगर उनकी बेटे की वाइफ को कोई इनकम हो रही है, मतलब डिविडेंड कमा रही है वो उन शेयर से, तो वो जो डिविडेंड है वाइफ उनकी डॉटर इन लॉ की इनकम में ऐड नहीं होगा, वो जो डिविडेंड है मिस्टर रोहन की इनकम में क्लब किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो शेयर ट्रांसफ़र किए हैं उसके लिए कोई भी कंसिडरेशन नहीं ली अपने बेटे की वाइफ से। हाँ जी, तो अगला पॉइंट है इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफ़र टू अनदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस। अब ये पॉइंट भी पिछले पॉइंट से रिलेटेड ही है, बस इसमें एक थर्ड पर्सन भी नया ऐड हो गया है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल ने अपनी एक एसेट ट्रांसफ़र करी है किसी थर्ड पर्सन को, लेकिन वो एसेट ट्रांसफ़र करने की वजह से बेनिफिट जो है वो उस पर्सन के स्पाउस का ही हो रहा है। तो इस केस में जो एसेट ट्रांसफ़र करने की वजह से स्पाउस का जो बेनिफिट हो रहा है, वो जो उसकी इनकम है वो उसी पर्सन की इनकम में ऐड कर दी जाएगी जिसने वो ट्रांसफ़र किया है किसी थर्ड पर्सन को। अब इसको भी हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मिस्टर कृष्णा ट्रांसफर्स हिज हाउस टू हिज फ्रेंड ऑन अ डायरेक्शन दैट ही हैज़ टू पे द रेंट ऑन हिज हाउस टू मिस्टर कृष्णास वाइफ अनीता। नाउ सच अ रेंटल इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर कृष्णा। अब एक पर्सन है मिस्टर कृष्णा, उसने अपना हाउस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है अपने एक फ्रेंड को, और उसको बोल दिया है जो रेंट है हाउस का वो उसकी वाइफ को दे दे, अनीता को। अब इस केस में जो अनीता है मिस्टर कृष्णा की वाइफ, वो जो इनकम कमा रही है रेंट की फॉर्म में, अब वो जो है मिस्टर कृष्णा की इनकम में ऐड होगा। किस लिए? क्योंकि मिस्टर कृष्णा ने वो हाउस ट्रांसफ़र किया है अपने फ्रेंड को, थर्ड पर्सन को, बिना किसी कंसिडरेशन के साथ, और इस ट्रांसफ़र का बेनिफिट जो हो रहा है मिस्टर कृष्णा की वाइफ को। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को लग रहा है मिस्टर कृष्णा टैक्स से बचना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, अपनी इनकम ट्रांसफ़र करी है। अब इसलिए ये इनकम जो है क्लब कर दी जाएगी मिस्टर कृष्णा की इनकम में ही। हाँ जी, तो हमारा अगला पॉइंट है इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफ़र टू अनदर पर्सन फॉर बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। अब ये पॉइंट भी पिछले पॉइंट से रिलेटेड ही है, बस पार्टीज में थोड़ी सी बदल गई हैं।
अब अगर एक इंडिविजुअल किसी थर्ड पर्सन को कोई एसेट ट्रांसफ़र करे बिना किसी एडिक्वेट कंसिडरेशन के और उस ट्रांसफ़र का बेनिफिट हो सन्स वाइफ को या डॉटर इन लॉ को, तो उस केस में जो डॉटर इन लॉ को बेनिफिट या इनकम हो रही है वो क्लब कर दी जाएगी जो पर्सन ट्रांसफ़र कर रहा है थर्ड पार्टी को। अब इसको भी हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। राम ट्रांसफर हिज हाउस टू हिज फ्रेंड ऑन अ डायरेक्शन दैट ही हैज़ टू पे द रेंट ऑन हिज हाउस टू राम्स डॉटर इन लॉ। नाउ सच अ रेंटल इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राम। अब राम ने अपने एक दोस्त को अपना हाउस दे दिया है बिना किसी एडिक्वेट कंसिडरेशन के और उसको कहा है वो हाउस का रेंट जो है उसकी डॉटर इन लॉ को पे करे। अब यहाँ पे जो राम की डॉटर इन लॉ को इनकम हो रही है वो तो फ्री में हो रही है। अब इसलिए जो रेंटल इनकम राम की डॉटर इन लॉ कमा रही है उसको क्लब कर दिया जाएगा मिस्टर राम की इनकम में, क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र तो कर दिया हाउस लेकिन बिना किसी एडिक्वेट कंसिडरेशन के किया और उस ट्रांसफ़र का बेनिफिट हो रहा है मिस्टर राम की डॉटर इन लॉ को। तो हमारा अगला पॉइंट है इनकम ऑफ अ माइनर। माइनर मतलब एक ऐसा पर्सन जो अभी बच्चा है और उसकी एज जो है 18 साल से कम है और उसका पैन कार्ड अभी नहीं बना है। तो अगर एक माइनर कोई इनकम कमा रहा है टैक्स उसको भी देना पड़ेगा, लेकिन वो खुद नहीं देगा। उसकी जो इनकम है उसके या तो पापा की इनकम में ऐड हो जाएगी या मम्मा की इनकम में, मतलब किसी एक पेरेंट की इनकम में उसकी इनकम क्लब कर दी जाएगी। उसकी इनकम जो है उस पेरेंट की इनकम में क्लब होगी जिसकी इनकम ज़्यादा है। अब अगर मम्मा हाउसवाइफ हैं, पापा कमा रहे हैं, फिर उसकी इनकम पापा की इनकम में ही ऐड होगी। लेकिन इस रूल की जो है एक या दो एक्सेप्शंस हैं। पहली है अगर वो बच्चा कोई मैनुअल वर्क करके या अपनी किसी स्पेशल स्किल या टैलेंट की वजह से इनकम कमा रहा है तो उस केस में उसकी इनकम क्लब नहीं करी जाएगी, उसकी अलग से रिटर्न फिल करी जाएगी, लेकिन वो रिटर्न फाइल तो पेरेंट्स ही करेंगे लेकिन क्लबिंग नहीं होगी। और सेकंड एक्सेप्शन है अगर जो चाइल्ड है वो किसी डिसेबिलिटी का शिकार है और अगर वो डिसेबिलिटी सेक्शन 80U के अंडर मेंशन है तो उस केस में भी उस बच्चे की इनकम को क्लब नहीं करा जाएगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो एग्जाम्प्ट है। अब इसके अलावा एक और बेनिफिट भी मिलता है पेरेंट्स को अगर बच्चे की इनकम साथ में क्लब करी जाती है। तो अगर किसी माइनर की इनकम पेरेंट्स की इनकम में क्लब करी जाएगी तो वो पेरेंट जो है मैक्सिमम 1500 रुपीज़ की डिडक्शन क्लेम कर सकता है एक बच्चे की इनकम पर। अगर 2 बच्चे हैं तो 3000 की डिडक्शन हो जाएगी, 3 बच्चे हैं तो 4500 की, सो ऑन। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन इन बिजनेस। अब अगर कोई पर्सन अपनी कोई एसेट ट्रांसफ़र कर दे किसी बिज़नेस में और उस बिज़नेसमैन से कुछ भी ना ले, मतलब कंसिडरेशन के बिना ही ट्रांसफ़र कर दे, तो उस केस में अगर वो बिज़नेसमैन या बिज़नेस कोई इनकम कमाएगा उस ट्रांसफ़र करी गई एसेट से, तो वो जो इनकम का पोर्शन है उस पर्सन की इनकम में ऐड कर दिया जाएगा जिसने वो एसेट बिना किसी कंसिडरेशन के ट्रांसफ़र करी है बिज़नेस में। और हमारा अगला पॉइंट भी इसी पॉइंट के साथ रिलेटेड ही है, ट्रांसफ़र ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी टू द HUF ऑफ विच ही इज़ अ मेंबर। अब HUF ऑफ बिज़नेस में मेनली क्या फ़र्क होता है? बिज़नेस मतलब किसी भी पर्सन का बिज़नेस हो सकता है, HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और ये एक ऐसा बिज़नेस होता है जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी एक जनरेशन अगली जनरेशन को पास करती जाती है, मतलब फैमिली बिज़नेस हम इसको कह सकते हैं। अब इस पॉइंट में अगर किसी इंडिविजुअल ने खुद अपने लिए कोई प्रॉपर्टी बाय करी लेकिन बाद में उसने वो प्रॉपर्टी अपने HUF को ट्रांसफ़र कर दी, जिस HUF में वो खुद मेंबर भी है और उसने वो एसेट जो ट्रांसफ़र करी है वो फ्री में ट्रांसफ़र करी है बिना किसी कंसिडरेशन के, तो उस केस में अगर HUF कोई इनकम कमाएगा उस ट्रांसफ़र करी गई एसेट से, तो वो जो इनकम है वो उसी पर्सन की इनकम में क्लब कर दी जाएगी जिसने वो एसेट ट्रांसफ़र करी है HUF में
बिना किसी कंसिडरेशन के। अब इसी के साथ ही हमारे जो 10 केसेस थे वो ख़त्म होते हैं, जिन केसेस में क्लबिंग ऑफ इनकम करी जाती है। और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है डीम्ड इनकम्स। तो अभी सबसे पहले हम डीम्ड इनकम्स के मीनिंग को समझते हैं। तो मेनली डीम्ड इनकम वो होती है जिसका कोई पर्टिकुलर प्रूफ नहीं होता। जैसे कि अगर हमें किसी पर्सन से कुछ पैसे मिलते हैं तो हम ये मान लेते हैं ये पैसे उसी पर्सन की इनकम है। अब अगर आसान शब्दों में कहा जाए, जिसे हम 2 नंबर की कमाई कहते हैं, उसे हम इनकम टैक्स की लैंग्वेज में डीम्ड इनकम कहते हैं। अब अगर सपोज़ करिए एक इनकम टैक्स ऑफिसर ने किसी ऑफिस में रेड मारी, तो सबसे पहले तो वो उसकी अकाउंट बुक्स चेक करेगा। उसमें जो इनकम शो हो रही हैं वो तो उस पर्सन की नॉर्मल इनकम है। अब अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को उसके ऑफिस से काफ़ी सारे पैसे बरामद होते हैं, जैसे मूवीज़ में देखते हैं, तो पहले तो वो मौका देगा दूसरे पर्सन को कि भाई तू बता ये इनकम तेरे पास कहाँ से है, इसका कोई प्रूफ दे। तो अगर तो उसने प्रूफ दे दिया तो वो उसकी नॉर्मल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरा पर्सन प्रूफ ना दे पाया तो वो जो इनकम है वो उसकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी कि इस इनकम का इसके पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये पैसे इससे मिले हैं, तो ये इनकम जो है इसी की इनकम मानी जाएगी। तो अगर आसान शब्दों में कहा जाए, अगर कोई भी पर्सन कोई गलत तरीके से पैसे कमाता है और मतलब वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रूफ नहीं शो करवा सकता क्योंकि उसने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, वो प्रूफ इसलिए नहीं शो करवा रहा कि उसने कैसे पैसे कमाए हैं, तो उस केस में उस इनकम को डीम्ड इनकम कहा जाएगा। अब ऐसी कौन कौन सी इनकम होती हैं? सबसे पहले है कैश क्रेडिट। किसी अननोन सोर्स से आपको कैश आ रहा है जिसका आप प्रूफ नहीं दे सकते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड मनी, मतलब कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट या ऐसे पैसे आपके पास हैं जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया ये पैसे कहाँ से आया तो आप फंस जाओगे क्योंकि आपने वो पैसे गलत तरीके से कमाए हैं। और इसके अलावा अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा नॉट फुली डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट आपने करी है जिसको आप पूरी तरह डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हो अपनी अकाउंट बुक्स में, वो भी डीम्ड इनकम होगी। और इसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर या पेमेंट ऑफ हुंडी मनी इन कैश। अब जैसे कि आपको पता ही है ये गलत तरीके से कमाए गए पैसों को डीम्ड इनकम माना जाता है, तो इसीलिए इन डीम्ड इनकम्स के ऊपर स्लैब रेट्स नहीं अप्लाई होते टैक्स के। इनके ऊपर फ्लैट रेट लगता है 60%। मतलब अगर किसी पर्सन से डीम्ड इनकम बरामद होती है तो उसे पेनल्टी भी देनी पड़ेगी और उस इनकम का 60% एज इनकम टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अगर वो नहीं पे करेगा तो उसके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। हमारा अगला चैप्टर है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो सबसे पहले अभी हम मीनिंग डिस्कस करेंगे सेट ऑफ लॉसेस का। बेसिकली हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। सबसे पहले सैलरीज, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद प्रॉफिट एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, उसके बाद कैपिटल गेंस एंड अदर सोर्सेज। अभी ये ज़रूरी तो नहीं है अब हर साल हमारे पास हर हेड के अंदर प्रॉफिट ही आए, कभी लॉस भी आ सकता है और कभी कभी प्रॉफिट भी आते हैं। अभी सपोज़ करें आपको एक हेड के अंदर लॉस आ रहा है, बाकी सभी हेड्स में आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, आपको इनकम हो रही है। अब अगर आपको किसी एक हेड में लॉस हो रहा है, अगर आप वो लॉस को किसी और हेड की इनकम में से एडजस्ट करवा दें, मतलब लेस करवा दें सेम प्रीवियस ईयर में, तो उसको हम कहेंगे सेट ऑफ लॉसेस। तो आसान शब्दों में कहा जाए तो जब हम किसी एक प्रीवियस ईयर में किसी एक सोर्स ऑफ इनकम में से आपको लॉस हो रहा है, उसको आप किसी और इनकम में से लेस करवा रहे हो, एडजस्ट करवा रहे हो, तो उसको हम कहते हैं सेट ऑफ लॉसेस। तो मेनली ये 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला है इंटर सोर्स सेट ऑफ एंड इंटर हेड सेट ऑफ। तो सबसे पहले अभी हम एक एग्जाम्पल की मदद से सेट ऑफ लॉस का मीनिंग एक बार समझते हैं।
तो आपके सामने स्क्रीन पे 5 हेड्स दिए गए हैं और उन हेड्स के अंदर आपको इनकम बताई गई है। सैलरीज़ में आपको 40,000 इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी में 35,000, प्रॉफिट एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में आपको 10,000 का लॉस हो रहा है, इसीलिए वो ब्रैकेट में लिखा है। ब्रैकेट में मतलब वो माइनस में है, लॉस में अमाउंट। और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस में आपको कोई इनकम नहीं हो रही है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको 10,000 की इनकम हो रही है। अब यहाँ पे पर्सन को एक हेड में लॉस हो रहा है 10,000 का, लेकिन बाकी हेड्स में उसको प्रॉफिट भी हो रहा है। तो यहाँ पे वो पर्सन क्या करेगा, अपना प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का जो लॉस है वो सपोज करें वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से लेस करवा रहा है, तो इसको हम कहेंगे सेट ऑफ करना, लॉस एडजस्ट करना। तो अगर वो अपना लॉस जो है हाउस प्रॉपर्टी में से लेस करवा दे तो हाउस प्रॉपर्टी का जो प्रॉफिट बचेगा 25,000। तो यहाँ पे उस पर्सन की टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 40,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000। अब वो पर्सन अपना लॉस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से भी लेस करवा सकता है, लेकिन सैलरीज में से नहीं करवा सकता, क्योंकि ये एक रूल है, बिजनेस प्रोफेशन का लॉस सैलरीज हेड में से नहीं लेस करवाया जा सकता। ये अभी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इस एग्जांपल की मदद से सेट ऑफ का मीनिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करें और एक बार दोबारा से सुनें। हाँ जी, तो अभी हम करेंगे मीनिंग इंटर सोर्स सेट ऑफ का। अब हमारे पास अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। अगर किसी एक इनकम हेड के अंदर किसी एक सोर्स में आपको लॉस हो रहा है, लेकिन उसमें और भी कई सोर्सेस हैं जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, मीनिंग किसी एक हेड के अंदर ही अगर किसी एक सोर्स का लॉस किसी दूसरे सोर्स में से लेस करवाया जाए, एडजस्ट करवाया जाए, तो उसको हम कहेंगे इंटर सोर्स सेट ऑफ। मतलब इसमें एक हेड की इनकम्स एंड लॉसेस उसके अंदर ही एडजस्ट करवा दी जाती हैं, बाहरले हेड के साथ मतलब कोई भी कनेक्शन नहीं होता। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी एक पर्सन है मिस्टर रॉय, उसको एक हॉजरी बिजनेस में से लॉस हो रहा है, लेकिन उसको एक ऑयल बिजनेस में से प्रॉफिट भी हो रहा है। अब ये जो दोनों इनकम्स हैं वो किस हेड के अंदर जाएंगी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। अब उसी हेड के अंदर वो एक बिज़नेस से प्रॉफिट कमा रहा है और एक बिज़नेस से लॉस। अब जिस बिज़नेस से वो लॉस कमा रहा है उस लॉस को वो क्या करेगा, अपने प्रॉफिटेबल बिज़नेस में से लेस करवा देगा। मतलब सेट ऑफ हो चुका है, लेकिन एक हेड के अंदर ही हो रहा है, अलग अलग सोर्सेस में। मतलब एक पर्सन के 2 बिजनेसेस थे, उनका प्रॉफिट लॉस उसने आपस में एडजस्ट करवा दिया। अब यहाँ पे किसी भी बाहरले हेड के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं बनाया गया, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं इंटर सोर्स सेट ऑफ, जहाँ पे एक हेड के अंदर ही अलग अलग सोर्सेस में एडजस्टमेंट करवा दी जाती है। हाँ जी, तो अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, रूल्स और प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटर सोर्स सेट ऑफ। तो हमारा पहला रूल है, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट। अब स्पेकुलेशन बिजनेस वो होता है जिसमें जुआ या सट्टेबाजी करी जाती है। अगर किसी को स्पेकुलेशन बिजनेस में अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको वो किसी नॉर्मल बिजनेस या नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट में से नहीं सेट ऑफ कर सकता, उसको सिर्फ दूसरे स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट में से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। तो सेकंड नंबर पे है, loss from businesses mentioned in section 35 AD can be set off only from the profits of businesses mentioned in section 35 AD। अभी सेक्शन 35 AD जो है उसमें 7 या 8 तरह के बिजनेसेस मेंशनड हैं। अगर उन बिजनेसेस में से किसी भी एक बिजनेस में लॉस हो रहा है तो अगर उसको सेट ऑफ कराना है उसको उन्हीं बिजनेसेस में से ही करवाया जा सकता है जो सेक्शन 35 AD के अंडर मेंशनड है। उसके अलावा किसी और बिजनेस में से नहीं सेट ऑफ करवा सकते। अगर आपको किसी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ करवाना है उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से करवा सकते हो,
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से नहीं करवा सकते। और उसके आगे, लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ करवाना है, उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से भी करवा सकते हो और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से भी करवा सकते हो। अगर किसी पर्सन का कोई हॉर्स रेसेस करवाने का बिजनेस है, मतलब वो हॉर्स रेसेस करवाता है, मतलब और लोग आते हैं उसकी हॉर्स रेसेस पे पैसा लगवाते हैं, तो वो पर्सन काम क्या करता है, हॉर्सेस को ऑन करता है, उनकी मेंटेनेंस पे खर्चा करता है और उसका बिज़नेस है हॉर्स रेसेस करवाने का। अब अगर हॉर्स रेस बिज़नेस में उसको कोई लॉस हो जाए, अगर उसको सेट ऑफ करवाना है, तो वो किसी और हॉर्स रेस बिज़नेस में से ही सेट ऑफ करवा सकता है। मतलब किसी और नॉर्मल बिज़नेस में से वो लॉस नहीं सेट ऑफ करवाएगा। मतलब अगर किसी पर्सन के 2 बिज़नेस होंगे हॉर्स रेसेस वाले, तभी वो लॉस सेट ऑफ करवा सकता है। अगर उसका कोई दूसरा बिज़नेस ही नहीं है हॉर्स रेसेस का, तो वो जो लॉस है वो सेट ऑफ नहीं करवाया जा सकेगा। हाँ, अगले साल कैरी फॉरवर्ड शायद वो करवा पाए। कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जो एग्जम्प्टेड है, अगर उस सोर्स में किसी पर्सन को लॉस हो रहा है, तो उसको वो सेट ऑफ ही नहीं करवा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट कहेगी अगर तेरे को इनकम हो रही है सोर्स में से, उस पर तो टैक्स तो तू दे नहीं रहा और ऊपर से लॉस का बेनिफिट अलग से रह रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि लॉस फ्रॉम एन एग्जम्प्टेड सोर्स ऑफ इनकम कैन नॉट बी सेट ऑफ एट ऑल। तो इसके अलावा कुछ कैजुअल इनकम्स होती हैं जो कि सेक्शन 56 के अंडर मेंशन्ड है, जैसे कि गैम्बलिंग, लॉटरी, बैटिंग वगैरह। अब अगर इनमें कोई लॉस हो रहा है तो उसको भी सेट ऑफ नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो इन टाइप के बिजनेसेस को थोड़ा गलत तरीके से देखती है। तो इसीलिए इन केस में अगर आपको कोई लॉस हो रहा है, उसको आप नहीं सेट ऑफ करवा सकते। सेम जैसे कि आपने हॉर्स रेसेस वाले केस में किया था, लेकिन उसमें आप सेटअप करवा सकते हैं किसी दूसरे हॉर्स रेस बिजनेस में, लेकिन यहाँ पे सेट ऑफ नहीं करवा सकते। और उसके आगे लॉसेस अगेंस्ट एनी डीम्ड इनकम्स कैन नॉट बी सेट ऑफ एट ऑल। तो अभी कुछ देर पहले आपने डीम्ड इनकम्स टॉपिक किया था। अभी डीम्ड इनकम्स उन इनकम्स को कहते हैं जो मतलब थोड़े गलत तरीके से कमाई जाती हैं, जिसका सोर्स ऑफ इनकम कोई भी पर्सन नहीं डिस्क्लोज कर सकता। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, ये इनकम्स तू गलत तरीके से कमा रहा है, इसलिए हम तेरे को नहीं सेट ऑफ करवाने देंगे अगर आपको किसी डीम्ड इनकम में लॉस हो रहा है। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इंटर हेड सेट ऑफ। देखिए, तो हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं: सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एंड अदर सोर्सेस। अगर आप किसी एक हेड का लॉस किसी दूसरे हेड के लॉस में से एडजस्ट करवाएं या लेस करवाएं, तो उसको हम कहेंगे इंटर हेड सेट ऑफ। जैसे कि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम में से माइनस करवा रहे हो, तो उसको आप कहेंगे इंटर हेड सेट ऑफ। तो अभी यहाँ पे एक और एग्जांपल भी दी गई है, उसको डिस्कस करते हैं। इफ़ मिस्टर सुनील विल एडजस्ट हिज लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम house property from any of his businesses under the head profit and gains from business profession, then it will be called inter-head set off. तो एक पर्सन है मिस्टर सुनील, अगर वो अपने हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस अपने किसी भी बिजनेस प्रॉफिट में से एडजस्ट करवाएं, लेस करवाएं, तो उसको हम कहेंगे कि मिस्टर सुनील ने इंटर हेड सेट ऑफ किया। हाँ जी, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं रूल्स और प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटर हेड सेट ऑफ। तो सबसे पहले है स्पेकुलेशन लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी अदर हेड। स्पेकुलेशन बिजनेस में अगर आपको कोई लॉस हो रहा है, तो उसको आप किसी और हेड में से नहीं एडजस्ट करवा सकते, नहीं सेट ऑफ किया जाएगा। उसके बाद है लॉसेस या लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी अदर हेड। अगर आपको कैपिटल गेन्स हेड में कोई लॉस हो रहा है, उसको आप किसी और हेड में से नहीं सेट ऑफ कर सकते, नहीं एडजस्ट करवा पाओगे। उसके बाद है बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। अगर आपको बिजनेस हेड में लॉस हो रहा है, मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हेड में अगर आपको कोई लॉस हो रहा है,
तो उसको आप सैलरीज हेड में से नहीं एडजस्ट करवा पाओगे, किसी और हेड में से एडजस्ट करवा सकते हो एक्सेप्ट सैलरीज हेड। और उसके आगे है, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस हो रहा है, तो अगर आपको अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी और हेड में से एडजस्ट करवाना है तो आप करवा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ तक, इससे ज़्यादा आप किसी और हेड में से हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को नहीं एडजस्ट करवा सकते, ये रूल है। और उसके आगे है, कैजुअल इनकम्स लाइक विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, गैम्बलिंग एट्सेट्रा कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी अदर हेड। जो कैजुअल इनकम्स हैं जैसे कि लॉटरी, गैम्बलिंग वगैरह में से अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो उसको भी आप किसी और हेड में से नहीं एडजस्ट करवा सकते। और उसके आगे है डीम्ड इनकम्स। आप डीम्ड इनकम में से अगर आपको कोई लॉस हो रहा है, आप उसको भी किसी और हेड में से नहीं सेट ऑफ करवा सकते। हाँ जी, तो वो भी हम करने वाले अपना अगला टॉपिक, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब अगर करंट ईयर के लॉसेस हमारी करंट ईयर की इनकम में से नहीं सेट ऑफ हो पा रहे हैं 100%, तो हम क्या करेंगे, हम करंट ईयर के लॉसेस जो हैं आने वाले अगले सालों की इनकम में से एडजस्ट करवाएंगे, मतलब उसको फ्यूचर में एडजस्ट करवाएंगे। तो इसको हम कहते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। जब हम किसी पिछले साल का लॉस करंट साल में से एडजस्ट कराएं या करंट साल का लॉस आने वाले अगले सालों की इनकम में से एडजस्ट करवाएं। तो अभी हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो हमें एग्जांपल में एक पर्सन है मिस्टर जे, उसको प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हेड में 1.5 लाख का लॉस हो रहा है, और इस हेड के अलावा उसकी बाकी सारे हेड्स की टोटल इनकम है 1 लाख। मतलब उसको इनकम कम हो रही है 1 लाख और लॉस उसका ज़्यादा है, जो उसने एडजस्ट कराना है वो है 1.5 लाख का। तो अभी वो 1 लाख का लॉस तो एडजस्ट करवा लेगा, लेकिन उसका 50,000 का जो लॉस है वो अनएडजस्टेड रह जाएगा इस साल। तो इस लॉस को वो करवाएगा एडजस्ट आने वाले अगले सालों की बिजनेस इनकम में से। तो अभी हम इसको कहेंगे कि मिस्टर जे ने अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड किया। हाँ जी, तो अभी हम डिस्कस करेंगे प्रोविजंस रिगार्डिंग कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन प्रोविज़न जो है, देखिए जब हम सेट ऑफ करवाते थे किसी एक हेड की लॉस को दूसरे हेड्स में से भी एडजस्ट करवा सकते थे, लेकिन जब हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब इस साल के लॉस को अगले सालों की इनकम में एडजस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में जिस हेड का लॉस है उसी हेड में से कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, बाकी की हेड्स में से हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करवा सकते। तो अभी हम देखते हैं पहली प्रोविज़न क्या कहती है। अगर आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो उसको आप आने वाले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उसके आगे आप नहीं एडजस्ट करवा पाओगे 9th ईयर तक, और इसको आप एडजस्ट सेम हेड में से ही करवा सकते हो। और उसके आगे है, अगर आप कोई नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहे हो और उसमें आपको कोई लॉस हो रहा है, तो उसको भी आप आने वाले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और इसको आप स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट में से भी एडजस्ट करवा सकते हो और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट में से भी एडजस्ट या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप कोई स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहे हो और आपको लॉस हो जाता है जो सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है और आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो उसको आप आने वाले 4 सालों तक ही कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। और इसको आप कैरी फॉरवर्ड अगर करोगे तो सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट में से ही एडजस्ट या लेस करवा पाओगे, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस में से नहीं करवा सकते। और उसके आगे है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेट। अगर आपको कोई भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है, मतलब कैपिटल हेड्स में से आपको लॉस हो रहा है, तो उसको आप आने वाले 8 सालों तक, 8 असेसमेंट ईयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एडजस्ट करने का वे जो है वो वही रहेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म में से या शॉर्ट टर्म कैपिटल में गेन में से एडजस्ट करवा लो, लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है उसको आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से ही एडजस्ट
करवा सकते हो। और उसके आगे है, अगर आपका हॉर्स रेसेस करवाने का कोई बिज़नेस है, मतलब आप काफ़ी सारे हॉर्सेस ऑन करते हो, उनको मेंटेन करते हो और उन हॉर्सेस की आप रेसेस करवाते हो और आपको इस बिज़नेस में लॉस हो रहा है, तो इस बिज़नेस के लॉस को आप आने वाले 4 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और अगर आप फ्यूचर में आप इस लॉस को एडजस्ट करवाओगे तो इसी सेम बिज़नेस, हॉर्स रेस बिज़नेस में से ही एडजस्ट करवा पाओगे और किसी हेड या और किसी सोर्स में से नहीं एडजस्ट करवा सकते। और उसके आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको किसी बिज़नेस में इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है कि आप उस साल की डेप्रिसिएशन 100% जो है जितनी आप एडजस्ट करवाती हो आप वो नहीं लेस करवा पा रहे हो प्रॉफिट में से, मतलब आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो अनएडजस्टेड या अनअब्जॉर्ब्ड रह रही है, तो आप डेप्रिसिएशन को भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब करंट ईयर की डेप्रिसिएशन जो आप लॉस होने की वजह से या कम प्रॉफिट होने की वजह से जो आप नहीं चार्ज कर पाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको आप आने वाले फ्यूचर ईयर्स में डाल सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, जितने मर्जी सालों तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। हाँ, लेकिन किसी भी बिज़नेस प्रॉफिट में से आप काफ़ी चीज़ें एडजस्ट करवाते हो तो उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक सीक्वेंस होता है। सपोज़ करिए आपके पास किसी साल का बिज़नेस प्रॉफिट है, तो सबसे पहले आप उस बिज़नेस प्रॉफिट में से करंट ईयर की डेप्रिसिएशन लेस करवाओगे, और उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर आपने कोई पिछले साल का बिज़नेस लॉस कैरी फॉरवर्ड किया है तो आप उसको सेकंड नंबर पे एडजस्ट करवाओगे, और थर्ड नंबर पे अगर आपने किसी पिछले साल की डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड करी है पिछले साल की, तो थर्ड नंबर पे आप उसको एडजस्ट करवाओगे। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, पहले नंबर पे आप बिज़नेस प्रॉफिट में से करंट ईयर डेप्रिसिएशन लेस करवाओगे, उसके बाद पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड किया गया बिज़नेस लॉस, और उसके बाद लास्ट पे थर्ड नंबर पे आप करवाओगे उसमें से एडजस्ट पिछले साल की कैरी फॉरवर्ड की गई डेप्रिसिएशन। तो इन प्रोविज़न्स के अलावा कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स भी होती हैं कैरी फॉरवर्ड की, जैसे अगर आपका बिज़नेस किसी और बिज़नेस के साथ मर्ज हो रहा है, अमलगामेशन हो रही है, आप तो भी अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड वगैरह कर सकते हो, या अगर आप अपना बिज़नेस किसी और पे दे रहे हो, मतलब सक्सेशन हो रही है, मतलब जैसे कि पिता का बिज़नेस उसका बेटा ऑन कर रहा है, तो उन केसेस में भी आप कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ के प्रोविज़न्स सेम रहते हैं। मेन प्रोविज़न यही थे। तो अभी हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा अगला चैप्टर है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिडक्शन। टैक्स डिडक्शन हम उस अमाउंट को कहते हैं जो एक इंडिविजुअल क्लेम करेगा कि इतनी अमाउंट को मेरी टोटल इनकम में से लेस करवाया जाए ताकि उसकी टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाए। अब कौन सी अमाउंट्स के ऊपर वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 के अंदर दी गई हैं। तो अभी हम वन बाय वन इन डिडक्शंस को रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले डिडक्शन हमारे पास आती है सेक्शन 80C इन्वेस्टमेंट्स। इसको सेविंग्स की डिडक्शन भी कहा जाता है। एक इंडिविजुअल जो है अगर कुछ स्पेसिफिक टाइप्स में इन्वेस्ट करे या सेविंग्स करे तो उसको टोटल इनकम में से डिडक्शन मिलेगी। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड एक्सेप्ट URPF, मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, मैक्सिमम डिडक्शन इज़ 1,50,000। अब इंडिविजुअल जो अपनी सैलरी ले रहा है अगर उसमें से वो कोई पर्टिकुलर अमाउंट जो है किसी प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब उसकी सैलरी में से प्रोविडेंट फंड के पैसे कट रहे हैं, तो जितने पैसे कट रहे हैं एज अ प्रोविडेंट फंड उतनी उसको टोटल इनकम में डिडक्शन मिलेगी। लेकिन जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो सिर्फ 1.5 लाख तक ही उसको मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। और ये डिडक्शन मंथली नहीं है, ये ईयरली डिडक्शन है, 1,50,000 मैक्सिमम। और उसके बाद अगर इंडिविजुअल ने कोई LIC पॉलिसी ली हुई है अपने नाम पे तो वो उसका प्रीमियम भी पे करेगा, तो उसको प्रीमियम के ऊपर भी डिडक्शन मिलेगी। और वो डिडक्शन उसको कितनी मिलेगी, या तो जितना वो एक्चुअल प्रीमियम पे कर रहा है या 20% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट, इन दोनों में से जो भी लेसर अमाउंट है
उतनी उसको डिडक्शन मिल जाएगी। और इन दोनों के अलावा और भी काफ़ी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स स्पेसिफाइड है, जिनमें अगर वो एक इंडिविजुअल इन्वेस्ट करेगा तो उसको डिडक्शन डेफिनेटली मिलेगी, जैसे कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड्स, नोटिफाइड बॉन्ड्स बाय नाबार्ड। इन सब चीज़ों में अगर वो पैसे इन्वेस्ट करेगा तो जितनी भी उसने इन्वेस्टमेंट करी उतनी उसको डिडक्शन मिल जाएगी ईयरली। और इसके अलावा अगर वो ट्यूशन फ़ीस जो है दे रहा है अपने 2 बच्चों की तो उसकी डिडक्शन मिलेगी। अगर उसने कोई फ़िक्स डिपॉजिट किया है किसी शेड्यूल्ड बैंक में कम से कम 500 लोग के लिए तो उसकी डिडक्शन मिलेगी। इसके अलावा अगर उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं जीवन धारा या सुकन्या समृद्धि अकाउंट में उतनी भी उसकी भी डिडक्शन मिलेगी उसको। और एक और डिडक्शन रहेगी अमाउंट डिपॉजिटेड विद हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अगर उसने कुछ पैसे डिपॉजिट करवाए हैं हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में तो उस अमाउंट की भी उसको डिडक्शन मिल जाएगी। हाँ जी, उसके बाद हमारी सेकंड डिडक्शन है ATCCC इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ये डिडक्शन उस इंडिविजुअल को मिलेगी जिसने मतलब इन्वेस्टमेंट करी है किसी पेंशन फंड में, और वो पेंशन फंड किसका है, या तो LIC का है या और किसी भी इंश्योरर का हो सकता है। अभी पेंशन फंड क्या होता है कि जब तक एक पर्सन रिटायर नहीं होगा तब तक वो प्रीमियम पे करेगा LIC को या और किसी इंश्योरर को, और जब वो रिटायर हो जाएगा तो LIC जो है वो उसको मंथली या मतलब लमसम अमाउंट में उसको पेंशन पे करेगी आफ्टर रिटायरमेंट। बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग इंश्योरर्स की अलग अलग हो सकती हैं। अब इसमें डिडक्शन जो है वो किस चीज़ की मिलेगी, जो इंडिविजुअल है वो प्रीमियम पे कर रहा है मंथली या ईयरली अपने इंश्योरर को पेंशन फंड के लिए, तो जितना वो प्रीमियम पे कर रहा है उसकी उसको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो उसे 1.5 लाख तक ही मिल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। हाँ जी, तो हमारा अगला सेक्शन है ATCCD पेंशन कंट्रीब्यूशन। ये सेक्शन भी पिछले सेक्शन के साथ रिलेटेड ही है, लेकिन ये सेक्शन की डिडक्शन है सिर्फ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही है। और यहाँ पे जो पेंशन स्कीम है वो भी नेशनल लेवल की पेंशन स्कीम है, नॉर्मल किसी इंश्योरर की पेंशन स्कीम नहीं है। तो अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई नेशनल पेंशन स्कीम के लिए पैसे दे रहा है तो उसको डिडक्शन मिलेगी। तो इसमें कितनी डिडक्शन मिलेगी, या तो जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है एज प्रीमियम या 12% ऑफ हिज सैलरी, इन दोनों में से जो भी मिनिमम अमाउंट है उतनी ही डिडक्शन मिल पाएगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। हाँ जी, तो अगला सेक्शन है ATCCE रिस्ट्रिक्शन। ये कोई डिडक्शन का सेक्शन नहीं है, ये मतलब एक रिस्ट्रिक्शन का सेक्शन है, पर्टिकुलर लिमिट का। ये सेक्शन कहता है कि अभी हमने जो पहले डिडक्शंस करी हैं ATC, ATCCC एंड ATCCD, इन तीनों सेक्शंस की जो मैक्सिमम डिडक्शन है टोटल वो 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं मिल सकती, सिर्फ 1.5 लाख ही मिलेगी या इससे कम। और इसके अलावा ये सेक्शन क्या कहता है, असेसमेंट ईयर 2012-13 में से ये चेंज किया गया है। अभी जो हमने पेंशन स्कीम्स के बारे में पढ़ा था, एक तो है एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करेगा अपनी पेंशन स्कीम में, और कभी कभी एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है पेंशन स्कीम में। अब जितनी अमाउंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा इस पेंशन स्कीम में वो अमाउंट इस 1.5 लाख की लिमिट में नहीं आती, उसकी एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगी। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, वो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम हो सकता है 10% ऑफ एम्प्लॉयज़ सैलरी। इससे ज़्यादा होगा तो उस अमाउंट की डिडक्शन नहीं मिलेगी, डिडक्शन सिर्फ 10% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी तक ही मिलेगी। हाँ जी, तो हमारी अगली डिडक्शन है ATTTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट। अब सपोज़ कीजिए एक पर्सन ने अपनी सेविंग्स जो है बैंक अकाउंट में सेव करके रखी हुई हैं और साल बाद उसको इंटरेस्ट मिलेगा एज एक्स्ट्रा इनकम। अब वो जो एक्स्ट्रा इनकम उसको एज एन इंटरेस्ट मिलेगी उसके ऊपर भी डिडक्शन है। वो डिडक्शन कितनी हो सकती है, या तो 10,000 होगी या जो एक्चुअल इंटरेस्ट उसको मिल रहा है पर एनम। इन दोनों में से जो भी लेसर अमाउंट है उतनी ही डिडक्शन मिल पाएगी।
और ये जो सेविंग्स वाले पैसे हैं ये बैंक्स में भी सेव करके रख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी सेव करके रख सकते हैं, तो भी डिडक्शन मिलेगी, लेकिन 10,000 से ज़्यादा नहीं मिल सकती। उसके बाद अगला सेक्शन है ATGG, हाउस रेंट पेड इन सर्टेन केसेस ओनली। अब सपोज करें कि इंडिविजुअल जो है वो जॉब कर रहा है और जॉब के लिए उसको कहीं दूर रहना पड़ रहा है और वो रेंटेड हाउस में रह रहा है, और उस रेंटेड हाउस के अलावा उसका इंडिया में और कहीं भी कोई भी घर नहीं है, और ना ही उसको एम्प्लॉयर जो है हाउस रेंट अलाउंस दे रहा है। हाउस रेंट अलाउंस किस लिए मिलता है? जब कोई एम्प्लॉई रेंट पे रहता है जॉब के लिए, ठीक है, उसको हाउस रेंट अलाउंस भी नहीं मिल रहा और उसका और कहीं पे घर भी नहीं है, सिर्फ उसी पर्सन को ये डिडक्शन मिलेगी ATGG वाली। अब डिडक्शन की अमाउंट क्या होगी? डिडक्शन अमाउंट विल बी लेसर ऑफ द फॉलोइंग 3 अमाउंट्स। पहले नंबर पे है 5,000 पर एनम, सेकंड नंबर पे है रेंट पेड लेस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, थर्ड नंबर पे है 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। इन तीनों अमाउंट में से जो भी लेसर अमाउंट आएगी हमारे पास, उतनी डिडक्शन मिलेगी उस पर्सन को ATGG सेक्शन के अकॉर्डिंग। हाँ जी, तो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का क्या मीनिंग होता है वो भी बता देता हूँ। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब है इंडिविजुअल की टोटल इनकम में से हमने जितनी भी एग्जम्पशंस क्लेम करनी थी वो भी कर ली, जितनी भी डिडक्शंस करनी थी सेक्शन ATGG के अलावा वो सारी डिडक्शंस भी हम लेस कर चुके हैं, तो वो डिडक्शंस क्लेम करने के बाद जितनी अमाउंट आएगी वो होगी हमारी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो हमारा अगला सेक्शन है ATE, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, एंड दिस लोन इज़ टेकन फॉर स्टडीज़। तो अगर किसी इंडिविजुअल ने कोई लोन लिया है अपनी स्टडी के लिए, अपनी स्पाउस की स्टडी के लिए या अपने बच्चों की स्टडी के लिए, तो उस पर वो जो इंटरेस्ट पे करेगा उस इंटरेस्ट की उसको डिडक्शन मिलेगी, लेकिन सिर्फ 7 ईयर्स तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। और इसकी एक कंडीशन भी है, वो लोन जो है उसने किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से ही लिया हो। अगर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से नहीं लिया तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो हमारा अगला सेक्शन है ATEE, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। अगर किसी इंडिविजुअल ने लोन लिया है अपना पहला रेजिडेंशियल हाउस खरीदने के लिए, तो उस लोन के ऊपर वो जो इंटरेस्ट पे करेगा उसकी डिडक्शन मिलेगी इंडिविजुअल को, लेकिन वो जो डिडक्शन है मैक्सिमम 50,000 पर एनम ही मिलेगी, और ये डिडक्शन तब तक मिलती जाएगी जब तक वो पूरे का पूरा लोन रीपे नहीं कर देता। और इस डिडक्शन की भी कुछ कंडीशंस है, जैसे कि ये जो लोन लिया है वो उसने किसी अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, और जो लोन की वैल्यू है वो 35 लाख से ज़्यादा ना हो, और हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी उसको 50,000 पर एनम की डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट के ऊपर। तो हमारा अगला सेक्शन है ATD, मेडिकल इंश्योरेंस। तो अगर किसी पर्सन ने मेडिकल इंश्योरेंस करवाई है, वो उसके ऊपर प्रीमियम पे कर रहा है या वो पैसे खर्च कर रहा है अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए, तो उसको ये डिडक्शन मिलेगी। अगर तो ये मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी किसी ऐसे पर्सन की है जिसकी एज जो है 60 ईयर्स से लेस है, तो डिडक्शन मिलेगी 25,000 रुपीज़, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। और इसके अलावा 5,000 रुपीज़ डिडक्शन मिलेगी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए, लेकिन ये जो 5,000 रुपीज़ है ये भी अबव लिमिट जो 25,000 की थी उसके अंदर एडेड ही है, एक्स्ट्रा डिडक्शन ये कोई नहीं है। और ये डिडक्शन जो है ये भी ईयरली डिडक्शन है, मंथली नहीं है। और अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम किसी ऐसे पर्सन का पे किया जा रहा है जिसकी एज 60 साल से 60 ईयर्स से ज़्यादा है, तो उसकी डिडक्शन जो है वो अमाउंट है 50,000 रुपीज़, मतलब मैक्सिमम 50,000 तक डिडक्शन मिलेगी। और इसके अलावा 5,000 डिडक्शन और भी मिल सकती है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए, लेकिन अगेन ये 5,000 जो है ये अबव लिमिट 50,000 के अंदर ही इंक्लूडेड है। हमारी अगली डिडक्शन है सेक्शन 80DD, डिसेबल्ड डिपेंडेंट।
हाँ जी, तो सपोज़ कीजिए एक इंडिविजुअल की फैमिली में एक ऐसा पर्सन है जो मेडिकली हैंडीकैप्ड है और वो उस इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है अपनी लिविंग के लिए, अपनी ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। तो ये डिडक्शन उस इंडिविजुअल को मिलेगी जो ट्रीटमेंट वगैरह या रिहैबिलिटेशन वगैरह करवाएगा डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड पर्सन की, जो उसका फैमिली मेम्बर है। और साथ में एक और कंडीशन भी है, जो इंडिविजुअल है वो हैंडीकैप डिपेंडेंट की ट्रीटमेंट वगैरह के लिए कुछ डिपॉजिट भी करवा रहा है LIC में या UTI में, मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में, तो ये डिडक्शन मिलेगी इंडिविजुअल को। तो अगर एक इंडिविजुअल जो है वो कुछ पैसे खर्च कर रहा है अपने किसी फैमिली मेम्बर के ऊपर जो उसके ऊपर डिपेंडेंट भी है और वो हैंडीकैप्ड भी है, तो पैसे खर्च किए जा रहे हैं उसकी ट्रेनिंग के ऊपर, ट्रीटमेंट के ऊपर, रिहैबिलिटेशन के ऊपर। रिहैबिलिटेशन का मतलब वो पर्सन दोबारा से पहले जैसा हो सके, उसके ऊपर पैसे खर्च किए जा रहे हैं। और एक डिपॉजिट भी करवाया हुआ है LIC में या UTI में किसी अप्रूव्ड स्कीम के अंडर। तो इंडिविजुअल को डिडक्शन कितनी मिलेगी? 75,000 रुपीज़ पर एनम। लेकिन ये डिडक्शन की अमाउंट जो है वो 1,25,000 तक भी जा सकती है अगर जो डिसेबल्ड पर्सन है वो सिवियर डिसेबिलिटी को फेस कर रहा है। तो सिवियर डिसेबिलिटी की एक परसेंटेज होती है, अगर कोई भी पर्सन 80% से कम डिसेबल्ड है तो उसे नॉर्मल डिसेबल माना जाएगा, तो उसको डिडक्शन मिलेगी इंडिविजुअल को 75,000। लेकिन अगर कोई पर्सन 80% या उससे ज़्यादा डिसेबल्ड है तो उसे सिवियर डिसेबिलिटी का केस माना जाएगा और इंडिविजुअल की डिडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी 1,25,000। नेक्स्ट सेक्शन इज़ रिलेटेड टू मेडिकल एक्सपेंडिचर, सेक्शन 80 DDB मेडिकल एक्सपेंडिचर। तो अगर एक इंडिविजुअल जो है वो या तो अपनी ट्रीटमेंट के ऊपर कोई पैसे खर्च करता है या अपने फैमिली के किसी मेंबर के ऊपर, लेकिन वो जो है कोई नोटिफाइड डिसीज़ ही होना चाहिए तभी ये डिडक्शन जो है वो अप्लाई करेगी। तो अगर ये मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है किसी नॉन सीनियर सिटीज़न के ऊपर किया जा रहा है, मतलब 60 ईयर से एज जो है वो लेस है, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? ₹40,000 और एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड विच एवर इज़ लेस। लेकिन अगर किसी सीनियर सिटीज़न के ऊपर खर्चा किया जा रहा है तो ये डिडक्शन मिलेगी ₹1 लाख और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज़ लेस। और हाँ, अगर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कोई क्लेम रिसीव होता है तो ये डिडक्शन जो है वो उतनी ही अमाउंट से कम कर दी जाएगी। मीन्स सपोज करिए आपको 40,000 की डिडक्शन मिल चुकी है मैक्सिमम एक नॉन सीनियर सिटीज़न पे, और आपको इंश्योरेंस का क्लेम भी मिला है 25,000 रुपीज़ का, तो आपके लिए ये डिडक्शन जो है वो कितनी मिलेगी? 40,000 माइनस 25,000 इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड एंड देन द डिडक्शन विल बी 15,000 ओनली। तो हमारी नेक्स्ट डिडक्शन है सेक्शन 80U की फिज़िकल डिसेबिलिटी। तो ये डिडक्शन जो है उसी पर्सन को मिलेगी जो खुद मेडिकली हैंडीकैप्ड है या मतलब मेंटली रिटार्डेड है, किसी और पर्सन को नहीं मिलेगी। तो अभी सपोज़ कीजिए कि एक पर्सन मेडिकली हैंडीकैप्ड है या वो ब्लाइंड है या मेंटली रिटार्डेड है, तो उसको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा खुद का, जो मतलब कि ये प्रूफ करे कि वो फिज़िकली डिसेबल है, तब ये डिडक्शन उसको मिलेगी। तो ये डिडक्शन कितनी होगी? 75,000 रुपीज़ पर एनम इन केस ऑफ नॉर्मल डिसेबिलिटी, मतलब 80% से कम है डिसेबिलिटी। लेकिन अगर 80% से ज़्यादा है डिसेबिलिटी, मतलब सिवियर डिसेबिलिटी का केस अगर आ गया, तो ये डिडक्शन हो जाएगी 1,25,000 तक। हाँ जी, तो उसके बाद हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 80G डोनेशंस। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल कोई किसी भी अप्रूव्ड फंड में या इंस्टीट्यूशन में कोई डोनेशन करता है तो जितनी अमाउंट वो डोनेट करेगा उतनी उसको डिडक्शन भी मिलेगी। लेकिन कुछ कुछ डोनेशंस में पूरी अमाउंट की डिडक्शन नहीं मिलती, कम भी मिल सकती है। तो सेक्शन 80G के अकॉर्डिंग मेनली 2 टाइप्स की डोनेशन है। पहली है नो लिमिट डोनेशन। नो लिमिट डोनेशन जो है मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को करी जाती है और 100% अमाउंट डोनेटेड विल बी अलाउड एज डिडक्शन। और उसके बाद सेकंड नंबर पे है विद द लिमिट डोनेशंस।
अब विद लिमिट डोनेशन जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी फंड में करी जाती है, और इन डिडक्शंस में पूरी की पूरी डोनेशन जो है वो डिडक्शन नहीं अलाउ करी जाएगी। वो परसेंटेज अलग अलग वेरी करेगी अलग अलग डोनेशंस के अकॉर्डिंग। तो किसी डोनेशन पे आपको 40% डिडक्शन भी मिल सकती है, किसी के ऊपर आपको 60% भी मिल सकती है, लेकिन पूरी 100% आपको नहीं मिलेगी विद लिमिट डोनेशंस के केस में। तो उसके अगला हमारा सेक्शन है सेक्शन 80 GGB कंपनी कंट्रीब्यूशन। ये सेक्शन जो है सिर्फ इंडियन कंपनीज़ के ऊपर अप्लाई करेगा। ये डिडक्शन क्यों मिलेगी? अगर कोई भी इंडियन कंपनी जो है कोई अमाउंट डोनेट करती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट ऑफ इंडिया को, तो जितना भी अमाउंट वो डोनेट करेगी वो 100% अमाउंट की उसको डिडक्शन दी जाएगी। सिर्फ एक कंडीशन है, ये जो डोनेशन है वो कैश में नहीं देनी, नॉन कैश मोड में ही देनी है, नहीं तो ये डिडक्शन के लिए कंपनी एलिजिबल नहीं होगी। उसके बाद अगला सेक्शन है सेक्शन 80 GGC कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज़। ये भी सेम पिछले सेक्शन के साथ रिलेटेड ही है, लेकिन पिछला सेक्शन जो है वो सिर्फ इंडियन कंपनी के साथ रिलेटेड था। ये सेक्शन जो है नॉर्मल इंडिविजुअल के साथ रिलेटेड है। अगर कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल जो है अदर देन लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो मतलब अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल कोई भी अमाउंट डोनेट करे किसी पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को, तो 100% अमाउंट डोनेटेड जो है वो उसको डिडक्शन मिल सकती है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, कैश में डोनेशन नहीं देनी है, नॉन कैश फॉर्म में ही देनी है, तभी ये डिडक्शन मिलेगी इंडिविजुअल को। और उसके बाद अगला सेक्शन है 80 RRB रॉयल्टी ऑफ आ पेटेंट। तो ये डिडक्शन जो है सिर्फ पेटेंटीज के लिए है। तो अगर सपोज़ करें एक इंडिविजुअल ने कोई भी इन्वेंशन करी है और उसने अपने नाम के ऊपर पेटेंट्स भी रजिस्टर करवा लिए हैं, जिसके ऊपर वो रॉयल्टी इनकम रिसीव करता है एवरी ईयर, तो वो जो रॉयल्टी अमाउंट वो रिसीव करेगा उस रॉयल्टी पे उसको डिडक्शन मिलेगी। तो जो डिडक्शन की अमाउंट है वो होगी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू अमाउंट्स। फर्स्ट नंबर पे है एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी रिसीव्ड पर एनम, सेकंड नंबर पे है ₹3 लाख पर एनम। इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगी उतनी उसको डिडक्शन मिल जाएगी पर एनम रॉयल्टी के ऊपर। और उसके बाद अगला सेक्शन है 80 TTB इंटरेस्ट इनकम। ये इंटरेस्ट इनकम जो सीनियर सिटीजन्स को होती है सिर्फ उन्हीं के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई करेगा। तो सपोज़ करें कोई एक सीनियर सिटीज़न है जिसकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है, उसने अपने पैसे जो हैं सेव करके रखे हैं किसी भी नॉर्मल शेड्यूल्ड बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या कोऑपरेटिव बैंक में, और उसको साल के बाद जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर ये डिडक्शन जो है वो उसको मिलेगी। तो यहाँ पे कितनी डिडक्शन उसको मिलेगी, उसकी अमाउंट होगी 50,000 रुपीज़ और एक्चुअल इंटरेस्ट अर्नड, इन दोनों में से जो भी अमाउंट मिनिमम होगी उतनी उसको डिडक्शन मिलेगी। अगर कोई सीनियर सिटीज़न इस सेक्शन के अंडर बेनिफिट ले रहा है डिडक्शन का, तो उसको सेक्शन 80 TTA के अंडर बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 80 TTA था सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको 10,000 तक की मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है, लेकिन अगर सीनियर सिटीज़न 80 TTB का बेनिफिट ले रहा है तो उसको 80 TTA का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ एक ही सेक्शन के अंडर बेनिफिट मिलेगा डिडक्शन का। हाँ जी, तो इसके बाद अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट डिडक्शंस को डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले है हमारे पास डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 EEA। ये डिडक्शन किसी भी इंडिविजुअल को तब मिलेगी अगर उसने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हाउस प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए लोन लिया है और वो इंटरेस्ट पे कर रहा है उस लोन के ऊपर, लेकिन एक कंडीशन है, ये लोन उसने लिया हो 1 अप्रैल 2019 एंड 31 मार्च 2022 के बिटवीन। और उसके बाद अगली डिडक्शन है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 EEB। ये डिडक्शन किसी भी इंडिविजुअल को तब मिलेगी अगर उसने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदने के लिए लोन लिया है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से
1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच में, और ये लोन भी किसी अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लिया हो तभी ये डिडक्शन मिलेगी। और उसके बाद है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGA। ये डिडक्शन तब मिलेगी अगर कोई भी इंडिविजुअल कोई भी अमाउंट डोनेट कर रहा है किसी भी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में या साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम में। और उसके बाद है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJA। ये डिडक्शन जो है उस इंडिविजुअल या उस बिज़नेस को मिलेगी जो बिज़नेस कर रहा है बायो वेस्ट का, मतलब वो कोई कलेक्ट कर रहा है, फिर प्रोसेस कर रहा है, उसके बाद ट्रीट कर रहा है बायो वेस्ट को और उससे वो बायोगैस बना रहा है, और इसी बिज़नेस से वो कोई प्रॉफिट भी अर्न कर रहा है। तो वो जो प्रॉफिट उसने अर्न किए होंगे वो पूरे के पूरे प्रॉफिट जो हैं उतनी ही उसको डिडक्शन मिल जाएगी। और उसके बाद है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJA। ये डिडक्शन जो है उस बिज़नेसमैन को, उस बिज़नेस को मिलेगी जिसने कोई भी नए एम्प्लॉइज़ अपॉइंट किए हैं और उन एम्प्लॉइज़ को उसने कम से कम 240 डेज़ के लिए जॉब पे रखा है। और ये डिडक्शन सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस के लिए है जो के कवर होते हैं अंडर सेक्शन 44B। और ये डिडक्शन जो है सिर्फ 3 सालों के लिए मिलेगी, और इसकी अमाउंट कितनी होगी, जितना भी पैसा खर्च किया है उस बिज़नेस ने नए एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय करने में, उस कॉस्ट का जो 30% अमाउंट है सिर्फ वो ही मिलेगा एज डिडक्शन 3 सालों के लिए। हाँ जी, तो उसके बाद है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80LA। ये डिडक्शन जो है उसी शेड्यूल्ड बैंक को या उसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर को मिलेगी जो कि एक ऑफशोर एरिया में सिचुएटेड है। ऑफशोर एरिया मतलब जो कि समुद्र वाले एरिया के बहुत ही ज़्यादा पास है। और उसके बाद है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80M। ये डिडक्शन जो है किसी भी डोमेस्टिक इंडियन कंपनी को मिलेगी अगर वो कंपनी किसी दूसरी इंडियन कंपनी से डिविडेंड रिसीव कर रही है। अब डिविडेंड मिलता है शेयर्स पे। अगर डोमेस्टिक कंपनी के पास किसी फॉरेन कंपनी के भी शेयर्स हैं, उस पे भी अगर वो डिविडेंड कमा रही है तो भी उसको ये डिडक्शन मिल जाएगी। और उसके बाद है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P। ये सेक्शन जो है ये अप्लाई करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर। अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ स्पेसिफिक सोर्सेज ऑफ बिजनेसेस से कोई इनकम कमाती है तो उसको जो भी प्रॉफिट होगा वो पूरे की पूरी अमाउंट का डिडक्शन मिल जाएगा। और उसके बाद है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P है। ये डिडक्शन जो है सिर्फ फार्म प्रोड्यूसर कंपनीज़ के लिए हैं। अब फार्म प्रोड्यूसर कंपनीज वो होती हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एज रॉ मटेरियल यूज़ करती है और वो उन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से ही अपने कोई भी प्रोडक्ट्स जो है बनाती है और मार्केट में लॉन्च करती हैं। तो ये डिडक्शन जो है 5 सालों के लिए मिलेगी स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2018 to 2019। और डिडक्शन की अमाउंट कितनी होगी, 5 सालों का जितना भी प्रॉफिट होगा वो 100% अमाउंट जो है वो डिडक्शन के तौर पे अवेल करवा लिया जाएगा। मतलब 5 सालों के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा फार्म प्रोड्यूसर कंपनीज़ को। और उसके अगला सेक्शन है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80QB। अगर कोई भी इंडिविजुअल जो है कुछ पार्टिकुलर टाइप्स की बुक्स लिखता है और उन बुक्स के ऊपर उसको रॉयल्टी मिलती है तो वो जो रॉयल्टी उसको मिलेगी उसके ऊपर डिडक्शन मिल सकती है उसको। तो जो डिडक्शन की अमाउंट है वो होगी 3 लाख रुपीज़ पर एनम और एक्चुअल रॉयल्टी रिसीव्ड पर एनम विच एवर इज़ लेस। मतलब या तो 3 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी या जितनी उसने एक्चुअल रॉयल्टी रिसीव करी है, इन दोनों में से जो भी अमाउंट लेस होगी उतनी डिडक्शन वो अवेल करवा पाएगा। तो इसी के साथ हमारा डिडक्शंस का टॉपिक भी ख़त्म होता है। तो अभी हम रिवाइज करेंगे इनकम टैक्स स्लैब रेट्स एंड असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। हाँ जी, तो अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे इनकम टैक्स स्लैब रेट्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोटबुक पे नोट कर लें। तो देखिए, पहले जो होता था वो सिर्फ एक ही टैक्स रेग में एप्लीकेबल होता था, लेकिन इस साल से 2 टैक्स रेग में से एप्लीकेबल हैं।
तो एक इंडिविजुअल जब भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो ये उसकी ऑप्शन है कि उसने कौन से टैक्स रेगिमे के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना है, न्यू वन और ओल्ड वन। अब इन दोनों टैक्स रेगिमेज में एक तो टैक्स रेट्स का फ़र्क है, इनकम टैक्स स्लैब्स का फ़र्क है, और एक डिफरेंस और भी है। अगर एक पर्सन जो है ओल्ड टैक्स रेगिमे ऑप्ट करेगा तो उसको थोड़ी सी ज़्यादा डिडक्शंस जो है मिलेंगी, डिडक्शंस अभी जो हमने की थी सेक्शन 80C के अंडर। लेकिन अगर कोई भी पर्सन न्यू टैक्स रेगिमे के अकॉर्डिंग टैक्स पे करेगा तो उसको कुछ डिडक्शन जो है वो छोड़नी पड़ेंगी, वो नहीं क्लेम कर पाएगा। तो इसीलिए जो कोई भी पर्सन है वो पहले कैलकुलेट कर लेता है दोनों सिस्टम्स के अकॉर्डिंग टैक्स, किसके अकॉर्डिंग उसको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, उसको कम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो वाला टैक्स रेगिमे जो है वो चूज़ करेगा। और जो न्यू टैक्स रेगिमे है उसका सेक्शन है 115BAC। ओल्ड टैक्स रेगिमे में अभी भी 3 ग्रुप्स बने हुए हैं एज के अकॉर्डिंग। नॉर्मल सिटीजन्स के लिए अलग रेट्स हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग रेट्स हैं, और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग रेट है। लेकिन जो न्यू टैक्स रेगिमे है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सारे के सारे एजेस के इंडिविजुअल्स के लिए सेम ही टैक्स रेट्स जो हैं वो एप्लीकेबल है। हाँ जी, तो ओल्ड टैक्स रेगिमे में आपको स्लैब्स दी गई हैं। पहली है अप टू ₹2,50,000, उसके बाद 2,50,000 to 3 लाख, उसके बाद 3 लाख to 5 लाख, 5 लाख to 10 लाख एंड अबव 10 लाख। तो अभी जो नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसकी एज 60 ईयर्स से कम है उसको अपनी पहली 2,50,000 के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना, और उसके बाद 2,50,000 से लेके 5 लाख तक वो 5% टैक्स पे करेगा। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक वो 20% टैक्स पे करेगा, और उसके बाद अबव 10 लाख वो 30% टैक्स पे करेगा। और उसके बाद हम आते हैं सीनियर सिटीज़न के ऊपर जिसकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है लेकिन 80 ईयर्स से कम है। अब जो सीनियर सिटीज़न है वो अपनी फर्स्ट 3 लाख इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं पे करेगा, निल। और वो 3 लाख से लेके 5 लाख तक की इनकम के ऊपर 5% टैक्स पे करेगा, 5 लाख से 10 लाख इनकम तक 20% एंड अबव 10 लाख के ऊपर 30% पे करेगा। तो उसके बाद हम चलते हैं सुपर सीनियर सिटीज़न के ऊपर जिसकी एज होगी 80 ईयर्स से ज़्यादा। अब एक सुपर सीनियर सिटीज़न जो है वो अपनी फर्स्ट 5 लाख इनकम तक कोई भी टैक्स नहीं पे करेगा, निल। और 5 लाख से 10 लाख इनकम तक वो डायरेक्ट 20% ही टैक्स पे करेगा, और अबव 10 लाख इनकम के ऊपर वो 30% पे करेगा। हाँ जी, तो उसके बाद अभी हम डिस्कस करते हैं न्यू टैक्स रेगिमे। इसमें जो स्लैब्स हैं सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। पहली है अप टू 3 लाख, और उसके बाद 3 लाख के गैप के बाद ही अगली स्लैब्स हैं। पहले 3 लाख तक, उसके बाद 3 लाख to 6 लाख, फिर 6 to 9 लाख, फिर 9 to 12 लाख, फिर 12 to 15 लाख एंड उसके बाद है 15 लाख एंड अबव। तो अप टू 3 लाख तक कोई भी पर्सन है किसी भी एज ग्रुप का, चाहे नॉर्मल है, चाहे सीनियर सिटीज़न है, चाहे सुपर सीनियर सिटीज़न है, एक ही टैक्स रेट अप्लाई करेंगे, सेम ही स्लैब्स अप्लाई करेंगी सबके ऊपर। तो पहली 3 लाख इनकम के ऊपर नील टैक्स पे करेगा, और उसके बाद 3 लाख to 6 लाख के ऊपर वो 5% टैक्स पे करेगा, और उसके बाद 6 लाख to 9 लाख के ऊपर 10%, 9 लाख to 12 लाख इनकम के ऊपर वो 15% पे करेगा, और उसके बाद 12 लाख to 15 लाख इनकम के ऊपर वो 20% पे करेगा, और उसके बाद अबव 15 लाख के ऊपर वो 30% टैक्स पे करेगा। और इसके अलावा उसको रिबेट भी मिलेगी। रिबेट का क्या मीनिंग होता है, उसको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी थोड़ी सी अमाउंट की। अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसकी इनकम 7 लाख से कम है तो उसको ये रिबेट मिलेगी। तो अब ये रिबेट की अमाउंट कितनी होती है, उसको टैक्स के ऊपर एक डिस्काउंट मिलेगा। वो डिस्काउंट कितना होगा, एक्चुअल टैक्स पेबल और ₹12,500 विच एवर इज़ लेस। मतलब जितना उसने टैक्स देना है या तो वो अमाउंट या
₹12,500। इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम है उतनी उसको टैक्स एग्जम्पशन, टैक्स रिबेट मिल जाएगी। ये रिबेट की अमाउंट जो है वो अभी अभी इंक्रीज़ हुई है कुछ ही सालों में, पहले रिबेट की अमाउंट जो है कम होती थी इससे। हाँ जी, तो अभी हम असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का प्रोसीजर भी थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे आपको पैन नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करवानी है और बाकी डिटेल्स जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह वो भी फिल करनी होगी। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको ITR फॉर्म जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। वो मेनली ITR 1, 2 एंड 3 तीन टाइप्स के फॉर्म होते हैं। अब ये ITR फॉर्म्स की डिटेल वगैरह हम एक उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको अपनी इनकम ऐड करनी है, जो 5 आपके हेड्स होते हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज। इन सारे हेड्स में जाके आपको अपनी इनकम की डिटेल्स, इसकी अमाउंट जो है वो ऐड करनी है और उसका टोटल जो है वो ऑटोमेटिकली पोर्टल अपने आप लगाता जाएगा। और उसके बाद स्टेप 4 में जाके आपको अपनी डिडक्शंस के ऊपर टिक करना है, जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, और उन डिडक्शंस की आपको अमाउंट जाके फिल करनी होगी। और उसके बाद 5th स्टेप में आपकी जो टैक्स अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली पोर्टल जो है वो कैलकुलेट कर लेगा और उसके ऊपर रिबेट वगैरह आपको मिल जाएगी। और उसके बाद जितनी भी टैक्स अमाउंट आपके लिए पेबल होगी उसको आप पे कर देंगे आफ्टर प्रॉपर ऑथेंटिकेशन यूजिंग आधार OTP वगैरह। और उसके बाद टैक्स की अमाउंट पे करने के बाद आप रिसिप्ट का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये था हमारा असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का प्रोसेस। हाँ जी, तो ये हमारी इनकम टैक्स की क्विक रिवीजन वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी यूट्यूब के ऊपर मेरी वॉइस में, तो इसीलिए कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो में कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं, आपको वीडियो कैसे लगी, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी अगली नई वीडियोस बनाने के लिए। हाँ जी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग पेशेंटली। तो अभी हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।